हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जूलॉजी के देखे थे हम लोग क्वेश्चन, और ये इतने अगर टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो राइटिंग पे मत जाओ। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अच्छा राइटिंग आपको दिखाएं। हमारा मतलब ये है कि आप लोगों तक ये कंटेंट पहुँच जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए कि क्या और किस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी जिसमें बॉटनी में जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, आर्किगोनिएट्स, पैलियोबॉटनी, पैलिनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बॉटनी, ये सिलेबस जिस भी यूनिवर्सिटी में है तो उसके लिए ये वैलिड होगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल अभी मेनली इन प्रश्नों का सीधा जो संबंध है VBSPU और भी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें अभी एग्ज़ाम जुलाई से ही कंडक्ट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हैं और जो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं वो भी इसी में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस एंड ट्रेस द चेंज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों है ये भी बताऊंगा। क्योंकि जिम्नोस्पर्म ये ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जिसमें पोलन ग्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, इसीलिए इसमें जो मादा युग्मकोद्भिद है आर्किगोनिया, वही जो अंडाशय टाइप में वहाँ बना। ठीक है, तो इसके बारे में इसीलिए ज़्यादातर पूछा जाता है। सीड हैबिट और हेटेरोस्पोरी ये टेरिडोफाइट से बहुत पूछे जाते हैं। स्टीलर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जो चीज़ जहाँ का मेन कैरेक्टर होता है, जहाँ से इवोल्व होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है इसका डेवलपमेंट पूछा जाता है, पूरा चेंजेस बताने हैं आपको। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके सीड बनने तक के जो प्रोसेस होते हैं वो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज़ एन आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम क्या है? How does it originate? What is its ultimate fate in the bryophytes study by you? प्राप्रसूतक, ये जो आर्कीस्पोरियम होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्रसूतक। ये क्या होता है, इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह बताना है आपको। इसकी उस उत्पत्ति कैसे हुई, इसके द्वारा आपके द्वारा पठित ब्रायोफाइट्स में इसकी अंततः नियति क्या है। जो ब्रायोफाइट आप जैसे कि रिक्सिया पढ़े हो, मार्केंसिया पढ़े हो, ये सब मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है, और उसमें मार्केंसिया रिक्सिया के अलावा एंथोसिरोस भी होता है ब्रायोफाइट, मॉसेस में फ्यूनेरिया, स्फेगनम, ठीक है, पोरेला, पेलिया, कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस ये ज़्यादा कॉमन है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जिनको पढ़ना था फ्यूनेरिया को। तो उनमें जो आर्कीस्पोरियम है किस तरह से डेवलप हुआ, फिर आर्किगोनियम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, मतलब नेम सहित डायग्राम के पूरे पार्ट का नेम पता हो, पूरा डायग्राम। ओनली डिफरेंशिएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम के बेस पे डिफरेंशिएट करना है, लिखना कुछ नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंडोस्कोपिक एंड एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो इन टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट है उसका एक्जोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक जो एम्ब्रियो होता है उसका ओनली लेबल्ड डायग्राम आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, इसमें थियरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको एक्जोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक के दोनों सेपरेट बना देने हैं डायग्राम, और उसका लेवलिंग कर देनी है, जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कौन एंडोस्कोपिक है कौन एक्जोस्कोपिक। कैरिनल एंड वेलेक्युलर कैनाल इन इक्विसिटम। मोनोस्टिलिक एंड पॉलीस्टिलिक स्टेम इन सिलेंजिनेला। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर शॉर्ट नोट ज़्यादातर पूछा जाता है अलग से भी। ठीक है, मोनोस्टिलिक और पॉलीस्टिलिक। स्टील शब्द कब यूज करते हैं हम लोग? स्टील का मतलब होता है वही रंभ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंभ, या तुम जाइलम फ्लोएम। जो इंडोडर्मिस होता है हमारा, देखो सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, उसके बीच में ये जो पार्ट होता है ये क्या है, एपिडर्मिस, और ये है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में भी कई सारे पार्ट होते हैं। हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, ये इतना मान लो आप, हाइपोडर्मिस है ये वाला,
ये वाला हाइपोडर्मिस है कॉर्टेक्स में ही, और ये इनर वाला कॉर्टेक्स हो गया। तो इसमें भी कई सारे जोन हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में इंडोडर्मिस होता है, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। फिर उसके बाद में आता है पेरीसाइकल। क्या आता है? पेरीसाइकल। ये सारी ऑर्डर आपको पते ही होंगे। पेरीसाइकल के बाद में क्या आते हैं? जाइलम होंगे इसी में, मतलब फ्लोएम और जाइलम इसके अंदर मिलेंगे। इस तरह से जाइलम के स्ट्रैंड हो सकते हैं, फ्लोएम होगा और बीच में पिथ होगा। तो ये जो होता है, तो इंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है, इंडोडर्मिस के अंदर का जितना पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो स्टील वर्ड से घबराना मत। तो मोनोस्टीलिक और पॉलीस्टीलिक जो स्टेम होता है सिलेंजिनेला का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्कुलर सिलेंडर जो थे ये जाइलम फ्लोएम वाले ये जो सबसे पहले टेरिडोफाइट में ही इवॉल्व हुआ था। और सिलेंजिनेला भी क्या है? सिलेंजिनेला एक टेरिडोफाइट है, तो इसमें भी स्टील इस तरह का देखने को मिलता है। यहीं से इवोल्यूशन चालू हुआ था स्टील का। तो ये क्वेश्चन भी खूब आता है। ड्रा ओनली लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ एनी दीज आर द फॉलोइंग। निम्न में से किन्हीं 3 के रेखांकित चित्र बनाइए। देखो डायग्राम तो आते ही हैं बहुत ज़्यादा, इसमें डायग्राम हैं भी काफ़ी बॉटनी में। वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेगा गेमिटोफाइट ऑफ सिलेंजिनेला, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एलेस ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम का स्ट्रोबिलस वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है। एच एलेस ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया का स्पोरोकार्प, ठीक है, कुछ इस तरह की थोड़ी सी संरचना होती है इसकी, ठीक है, इस तरह से बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्पोरोकार्प का, ठीक है। इसको देखोगे आप, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए विद लेबलिंग, ठीक है। एलेस ऑफ स्पोरेंजियम ऑफ राइनिया। राइनिया जो है ये फॉसिल टेरिडोफाइट है, ठीक है। राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। इसकी स्पोरेंजिया का एलेस पूछा जा सकता है। गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स स्टडी बाय यू। आपके द्वारा अध्ययन किए गए सभी टेरिडोफाइट में सभी संगठन, रंभी संगठन, रंभ मतलब स्टील, संगठन का सचित्र विवरण देना है। ये मैं कह रहा हूँ कि इसको तो आप रट ही लो, ये क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा ही। स्टीलर सिस्टम जो है टेरिडोफाइट का, इस पर क्वेश्चन 100% आएगा आएगा आएगा, ठीक है। ये हमेशा आता है, आएगा ज़रूर। तो ये आपको याद कर लेना है। What are permineralized? How are they formed? Describe the technique used in their study. जीवाश्म जो होते हैं, अस्मीकृत जीवाश्म क्या होते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, उनके अध्ययन की विधियाँ, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर। गिव एन ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है फॉसिलाइजेशन का, इस प्रक्रिया को किस तरह से फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, कैसे चट्टानों के नीचे पेड़ पौधे और ये सब दब जाते हैं कभी, मतलब वोल्केनिक इरप्शन जब हुए 5 बार हो चुके हैं, छठा होने वाला है, कुछ लोग मतलब 100 साल में बता रहे हैं, या कुछ वो इवोल्यूशन की बात है, उसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट बता रहे हैं। ऐसा कि जो रेट है, ठीक है, रेट इस बार बहुत ज़्यादा हाई चल रही है पिछले के कंपैरिजन में। तो जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन हुए तो उसके थ्रू जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए तो उनके फॉसिल बने, किस तरह से बने, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 दिए हुए मिलेंगे आपको, 2 पे उस पर नोट्स लिखना होगा, जैसे कि इंडेक्स फॉसिल सूचक जीवाश्म, ठीक है, और पैलिनोग्राम पर जो परागाण आरेख होता है परागकण वाला, वो भी पूछा जाता है। पोलन स्ट्रक्चर ऑफ मालवेसी, अकेंथेसी और पोएसी। पोएसी जिसमें गेहूं आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इनके पोलन स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। राइट नोट्स, इन पे नोट्स लिखना है। मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम और सेप वुड एंड हर्टवुड। अगला है डिस्कस ब्राइफली ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म
कि ओरिजिन कैसे हुई। देखो एंजियोस्पर्म तो, जिम्नोस्पर्म का तो हमारे में सेपरेट एक यूनिट ही है पढ़ना, तो उससे रिलेटेड ये हो गया। और एंजियोस्पर्म ये कुल मिला के 2 चैप्टर को कवर करता है, 2 यूनिट को कवर करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म वाले चैप्टर से भी ये हो सकता है यूनिट से। और दूसरी बात ये पूछा है ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो ये किस तरह से हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पैलियोबोटनी से भी इसका रिलेशन रहता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा आते हैं ओरिजिन वाले, किस तरह से टेरिडोफाइट ओरिजिनेट हुए, कैसे जिम्नोस्पर्म हुए। और आप भी बॉटनी पढ़ते हो तो आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों को जानने में कि प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वेस्कुलर प्लांट बने, कैसे स्टील डेवलप हुआ। सारी चीज़ें पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब गैमेटोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म में आवृत बीजों में युग्मक जनन का वर्णन कीजिए। अब इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस में दोनों आपको आने चाहिए, माइक्रोजेनेसिस जो माइक्रो गैमेटोफाइट होता है और मेगा, दोनों आने चाहिए, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। ड्रा ओनली लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एलियस ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस, पाइनस का जो ओव्यूल होता है, ठीक है, पाइनस के बीजांड का अनुदैर्ध्य काट। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ड्वार्फ शूट ऑफ पाइनस, पाइनस में देखो निडिल होती है ना, 2 प्रकार की शाखाएं होती है, उस पर पत्तियां जो होती हैं निडिल लाइक होती हैं। क्यों होती हैं ये सब, जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं, ठीक है। संकेन स्टोमाटा, गर्तिक रंध्र होंगे उसमें, धसे हुए रंध्र, जिससे कि जो ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन कम हो। ये पानी को बचाने की कोशिश के लिए ये सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। जितने भी साइकस जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जो साइकस है, पाइनस है, जिंगो है, ठीक है, और नीटियल्स वगैरह जो हैं, ये तो इनमें क्या होता है, ज़्यादातर ये ऐसी कंडीशन में उगते हैं मरुस्थलीय इलाकों में, ठीक है। तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ये पानी को बॉडी के अंदर बचा लेने की बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इनकी जो लीफ होती हैं वो निडिल लाइक होती हैं, सुई के आकार की, जिसमें कि ट्रांसपीरेशन जो वाष्पोत्सर्जन होता है काफ़ी कम होता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर लेते हैं। तो संकेन स्टोमाटा और संकेन स्टोमेटा के साथ में निडिल लाइक लीफ, जो सुई के आकार की निडिल लाइक लीफ इसमें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये सारे इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं और हार्ड क्यूटिकल चढ़ी होती है इनके पूरे बॉडी पे, ठीक है। तो इनकी जो लीफ वूफ होंगी उसके एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि ट्रांसपीरेशन को रोका जा सके, कम हद तक हो। टीएस ऑफ लीफलेट ऑफ साइकस, साइकस का जो पर्णक होता है लीफलेट, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ पेलिया, ठीक है। तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्सिया और मार्केंसिया का जितने भी हमारे सिलेबस में ब्रायोफाइट थे उनका स्पोरोफाइट जरूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। आपको पता है कि ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज होता है वो गेमिटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट का डोमिनेटिंग स्टेज कौन सा होता है, गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट तो थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर भी बनना जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट वहीं से बनना वो स्टार्ट हुआ है, इसीलिए उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है स्पोरोफाइट, ठीक है। हम उसको जब अलग अलग स्पीसीज़ में पढ़ेंगे ब्रायोफाइट की स्पीसीज़ में, तो हमको ये आइडिया लगता है कि किस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये है शॉर्ट नोट, इतने शॉर्ट नोट लगभग 20 टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लो तो शॉर्ट नोट यहाँ से मिल जाएगा। पोलन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ब्राइफली ये कुछ ऐसा है कि 2 4 5 लाइनें आपको आनी चाहिए, बाकी तो लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। पोलन मॉर्फोलॉजी, इसमें डायग्राम भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फैमिली के 2 4 पोलन के डायग्राम सीख लो बनाने को, ठीक है। पोलन में होता क्या है, बाहर एग्जाइन होती है जिसको बाह्यचोल बोलते हैं, अंदर इंटाइन होती है। एग्जाइन जो होती है, इसको काट दिया मैंने, क्यों काट दिया, क्योंकि एग्जाइन इस तरह से नहीं, ये इंटाइन है और एग्जाइन पे इस तरह से उसमें पोर होते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 या 2 या 3, ज़्यादातर 3 छिद्र होते हैं, ठीक है। ओवल शेप में होता है, बाहर होता है एग्जाइन और अंदर होता है इंटाइन। एग्जाइन जो होता है पोलेनिन का बना होता है, इसीलिए ये इतना हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पदार्थ है ये पृथ्वी पे। इसको अपघटित करने वाला अभी तक कोई भी एंजाइम
डिस्कवर नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा एंजाइम नहीं। 10-10 हज़ार वर्ष बाद पोलन ग्रेन्स मिले हैं जीवाश्म के रूप में। इसीलिए मिले हैं क्योंकि उनको अपघटित करने वाले किसी भी बैक्टीरिया और फंजाई में एंजाइम नहीं सिक्रीट किए जाते हैं। जो चट्टानों को तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं? लाइकेन हैं, मॉस हैं ब्रायोफाइट में, ठीक है, यही सब सिक्रीट करते हैं, एसिड वगैरह और बहुत टाइप के एंजाइम वगैरह है, ठीक है, बैक्टीरिया है, फंगस हैं, ये सब सिक्रीट करते हैं जिससे कि वो डीजनरेट हो जाते हैं। इसकी एंजाइम को तोड़ने वाला कोई नहीं है जो स्पोरोपोलिन की बनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये आपको मॉर्फोलॉजी फ़िलहाल आनी चाहिए, पोलन की अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलन एलर्जी क्या होती है? जैसे कि पार्थेनियम का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको गाजर घास बोलते हैं। वो मतलब जो है गेहूं जब हमारे यहाँ लाया गया था तो गेहूं के साथ में आ गए थे पार्थेनियम। वो विदेशी जिसको वीड बोलते हैं ना, वीड मतलब विदेशज पौधा जो होता है, ठीक है, उसका काम कोई नहीं है, फिर भी वो हमारे यहाँ पनप गए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आइकोर्निया है, ठीक है, आइकोर्निया आप लोगों को पता होगा। जलकुंभी, जिसको बंगाल का आतंक बोला जाता है, काफ़ी क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। उसको सुंदर फूलों पुष्पों के लिए ही बस लाया गया था यहाँ, ठीक है। और लाने के बाद में आज वो इतना अतिशय वृद्धि कर लिए हैं कि हर तालाब में आपको, हर जगह आपको पानी, जहाँ भी ठहरा पानी मिल जाएगा वहाँ आपको आइकोर्निया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पोलन एलर्जी मेनली पार्थेनियम से होती है, लॉन्टाना से होती है, और बहुत सारे मैक्सिकन प्लांट यहाँ आ गए हैं हमारे यहाँ मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिकन प्लांट आ गए हैं जो वो भी कहीं ना कहीं एलर्जी के कारक हैं आज की डेट में। ट्यूनिका कार्पस थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्यूनिका कार्पस थियरी, सेकेंडरी ग्रोथ, ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ और ट्यूनिका कार्पस थियरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वो भी रूट और स्टेम की, ठीक है, और इसमें भी रूट और स्टेम किसका? डाइकोट का होना चाहिए, ठीक है, मोनोकोट में ये नहीं होता है, डाइकोट होना चाहिए, डाइकोट, या फिर जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी और एंजियोस्पर्म में केवल डाइकोट में देखने को मिलेगी। एंजियोस्पर्म में दो पार्ट है ना, डाइकोट और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, ना स्टेम में ना रूट में। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ आपको आने चाहिए, किस तरह से होती है और क्या क्या बनता है। कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है? कॉर्क बनता है इसमें, ठीक है, वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है, इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर, इन सब से क्या बनता है। मैंने महासंग्राम एक डाला था इससे पहले, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, लेकिन ये मेरिस्टेम वाला पूरा पार्ट बहुत अच्छे से करवा दिया था, ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह। तो आप लोगों का थियरी वाला है, फिर मतलब सब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला जो महासंग्राम है सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का, ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख लो, क्योंकि वहाँ से आपका फ़ायदा हो जाएगा। उसमें बढ़िया कंसेप्ट मैंने बताए हैं अच्छे से। मेरिस्टेम क्या होता है ये वहीं से पता चल जाएगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम, डबल फर्टिलाइजेशन, द्वितीयक निषेचन जो होता है, द्वितीय निषेचन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म का फीचर है, आपको पता ही होगा। मेथड ऑफ पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है, मेथड कौन कौन से होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं जी, इसमें क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, ठीक है, आउटोगेमी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। सेपरेशन भी पता होना चाहिए, सबके एग्जाम्पल भी एक एक दो पता होने चाहिए, ठीक है। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हेटेरोसियस, यूनिसेक्सुअल, ये सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है आपको। इंडोस्पर्म क्या होता है? भ्रूणपोष, त्रिगुणित होता है, 3n होता है, आपको पता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष जो होता है, एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है। यही बात करें हम जिम्नोस्पर्म में तो ये हैप्लॉइड होता है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कैम्बियम, जो कैम्बियम होता है एघा, इससे क्या बनता है? अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम बनता है। तो ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन मेन है इसका, ठीक है, फंक्शन ये जाइलम फ्लोएम को बनाता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को, प्राइमरी को भी बनाता है, लेकिन मेनली जो है जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वो वेस्कुलर कैम्बियम के डेवलप होने से ही स्टार्ट होती है। एनुअल रिंग्स, जो वार्षिक वलय होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी मतलब उसी तरह से है कि सीजनल ग्रोथ होती है पौधों में, इसीलिए वार्षिक वलय बन जाते हैं। इससे हम निरीक्षण कर सकते हैं कि पौधा कितने वर्ष का है, जो वेस्कुलर प्लांट है उनका। हिस्टोजन थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, इसमें जैसे आप देखते होगे टेंड्रिल जो होते हैं ना, टेंड्रिल,
ये स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है और लीफ का भी हो सकता है। कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, कद्दू है, खीरा है, लौकी है, इन सब में देखे होंगे आप प्रतान निकलते हैं। ये मान लो मेन स्टेम है, यहाँ से मान लो ये यहाँ से ये पत्ती लगी हुई है और इसके साइड में इस तरह के रोंगे निकले होते हैं ना, ये जो होते हैं टेंड्रिल, क्या होते हैं? टेंड्रिल, ठीक है, इसको प्रतान बोलते हैं, प्रतान। तो ये कद्दू वर्गीय में अगर देखोगे तो ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? स्टेम का। ये स्टेम कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में। और अगर मटर में देखें तो मटर में भी आपको इस तरह का प्रतान मिलेगा, तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल में। आपसे पूछेंगे कि लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल में एग्जाम्पल बताइए, तो मटर हो जाएगा। अगर स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है टेंड्रिल या प्रतान में तो कौन सा हो जाएगा? स्टेम का मॉडिफिकेशन। इसी तरह से लीफ भी बहुत सारी होती हैं जो फूड स्टोरेज के लिए, जैसे कि आप लोग गार्लिक और अनियन, प्याज और लहसुन है, तो ये क्या है? लीफ ही तो है, मॉडिफाइड हो गई। जो हम लोग खाते हैं वो लीफ हैं, पत्तियाँ हैं, लेकिन वो मॉडिफिकेशन आ गया उसमें। किस लिए आ गया है? इसमें मॉडिफिकेशन आ गया है फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं, जड़ों में स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ये लीफ में मॉडिफिकेशन करते हैं। और इनका जो तना होता है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। आप लहसुन को जब उखाड़ते हो तो उसकी पत्तियां होती हैं, और जहाँ से लहसुन को उखाड़ते हो जो गड्ढा रहता है वो स्टेम है आपका, असल में वो रिड्यूस स्टेम है। आपको कभी बोर्ड पर समझाऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा किस तरह से ये होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी इन पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में बीरबल साहनी का क्या योगदान है ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट और स्टीलर एवोल्यूशन, ये जो लास्ट के तीनों हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो तो भाई मुझसे अगर पूछ लो इसमें पूरे में से कि कोई पूछे कि कितने क्वेश्चन मैं कर लूँ, अगर कम समय है तो मैं इन्हीं दोनों पे हाथ रखूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा, जितना कहो कम ही है, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मिलेंगे ज़रूर आप। हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट जो है टेरिडोफाइट में ये, और स्टीलर एवोल्यूशन टेरिडोफाइट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, बुक से तैयार कर लीजिए, जो भी सोर्स है आपके पास उससे, सीरीज है, कुछ भी है। फिलहाल ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको इतने तैयार कर लेना है। बाकी मुझसे जितना हो सकेगा अब इतने दिन में मैं आपका कंप्लीट करवाऊँगा। पेपर तो आपको बता ही दिया हूँ, क्वेश्चन लगभग कौन से आने वाले हैं। जितना पार्ट कंप्लीट है अगर उसको नहीं देखे हो आप यूट्यूब पे तो देख लीजिए, बाकी मैं आगे करवाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।